साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, चेंजेज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के बदलाव। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग शुरुआत करते हैं। डे चेंजेज इनटू नाइट, दिन रात में बदल जाता है। सीड जर्मिनेट्स इनटू अ प्लांट, बीज जो है वो अंकुरित होकर के एक पौधा बन जाता है। मिल्क बिकम्स कर्ड, दूध दही बन जाता है। बैलून्स गेट इन्फ्लेटेड, बैलून्स को, गुब्बारे को अगर आप फुलाते हैं, उसमें हवा मारते हैं तो फिर वो बैलून क्या हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, यानी कि फूल जाता है ना। आयरन गेट्स रस्टेड, लोहे में जंग लग जाती है। आइस बिकम्स वाटर, बर्फ जो है वो पिघल करके पानी हो जाता है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सूखना, यानी कि आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं। ऐसे और भी सैकड़ों चेंजेस, हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस हम और आप अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे हम अपने घर में हों, स्कूल में हों, रोड पर हों, प्लेग्राउंड में हों, खेत में हों, खलिहान में हों, शहर में हों, बाजार में हों, कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के चेंजेस, बहुत तरह के बदलाव देखते हैं। उन चेंजेस में आखिर होता क्या, उन बदलाव में होता क्या है कि पहले कोई एक चीज रहती है, वो बाद में वही नहीं रहती, वो कुछ और हो जाती है। यानी कि पहले जो चीज थी, या तो उसका शेप बदल जाता है, या फिर उसका साइज बदल जाता है, या फिर उसका कलर बदल जाता है, या फिर उसका टेक्सचर बदल जाता है, या फिर उसका ऑर्डर, यानी कि उसमें से जो गंध आती है वो बदल जाती है, या फिर उसका टेस्ट यानी कि स्वाद बदल जाता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, या फिर उसका स्टेट बदल जाता है। पहले सॉलिड था, तब हो सकता है वो लिक्विड हो गया हो या गैस हो गया हो। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब हो सकता है वो गैसेस स्टेट में हो गया हो या सॉलिड स्टेट में चला गया हो। पहले वो गैसेस स्टेट में था, अब हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में आ गया हो या फिर सॉलिड स्टेट में आ गया हो। यानी कि उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। पहले वो ऑब्जेक्ट कहीं और था, फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं और चला जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। या तो इनमें से कोई भी एक चेंज, एक सेंस में हमको चेंज नजर आती है, या फिर एक से अधिक तरह के चेंजेस हमको नजर आते हैं। ये सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेंजेस होते क्यों हैं, कौन है जो इन चेंजेस को ब्रिंग करता है, इन बदलावों को लेकर के आता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि हीट, गर्मी, प्रेशर यानी कि दबाव, या फिर फोर्स यानी कि जो बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं वो, या फिर डिसॉल्विंग, घुलना, एक चीज का दूसरे चीज में जाकर के घुल जाना। कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक चीजों का आपस में कंबाइन हो जाना, यानी कि मिल जाना और मिल करके कोई एक चीज बना लेना। देन ब्रेकिंग, टूटना, चीजों का टूट जाना, या फिर डिकम्पोजिशन, चीजों का सड़ना और गलना। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, कॉजेस हैं जो इन चेंजेस को ब्रिंग करते हैं, बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं, बदलावों को लेकर के आते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चलिए हम लोग वन बाय वन इनमें से जो मेजर कॉजेस हैं उनके द्वारा होने वाले चेंजेस को समझें। तो मेजर कॉज है हीट, प्रेशर या फोर्स है डिसॉल्विंग, ये मेजर कॉजेस हैं। हालांकि और भी जो कॉजेस हैं, कॉम्बिनेशन, ब्रेकिंग, डिकम्पोजिशन एंड सो ऑन, इसके अलावा अभी भी डजन्स ऑफ और कॉजेस हैं जो चेंजेस
ब्रिंग करते हैं। बट इनमें से जो मेजर फैक्टर्स हैं जो चेंजेस के लिए हैं जिम्मेदार, हीट, प्रेशर, फोर्स एंड डिसॉल्विंग, इन तीनों को जरा हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, हीट की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, हीट की वजह से चेंज इन स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, अगर हम लोग उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वाटर है, अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में था अब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में कोई है, अगर उसका हीट डिक्रीज करते हैं, अभी तक हम लोग हीटिंग कर रहे थे, हीट बढ़ा रहे थे, हीट इंक्रीज कर रहे थे, अगर उसका हीट डिक्रीज करते हैं तो गैसियस स्टेट से वो कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड जो वो फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर फिर से वाटर में और वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज इन स्टेट होता है हीटिंग की वजह से। देन बर्निंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं, जल करके वो धुआं और राख में बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेपर है, अगर आप पेपर को बर्न करेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, जिस धुएं में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और फिर वो राख में बदल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में कभी लकड़ी से मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनता होगा, कईयों के घर में अभी भी बन रहा होगा, या फिर आपने कई जगह देखा होगा बनते हुए, तो वहाँ लकड़ी जलाते हैं। वो लकड़ी जलने से उसमें से धुआं निकलता है और साथ में राख भी बनती है ना, यानी कि स्मोक एंड ऐश, राख को इंग्लिश में ऐश कहते हैं, तो स्मोक एंड ऐश फॉर्म हो जाता है, यानी कि हीटिंग की वजह से बर्निंग भी होती है। देन है राइज इन टेम्परेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हीट करने से वो बर्न तो नहीं होती, जलती नहीं है, बट उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि मिल्क है, आप उसको कुछ हद तक, सर्टेन एक्सटेंट तक अगर आप उसको हीट करेंगे तो फिर वो दूध जलेगा नहीं, सिर्फ उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। पानी है, आप उसको चूल्हे पर रख करके गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो कुछ हद तक वो जलेगा नहीं, बट उसका टेम्परेचर जरूर राइज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जलती नहीं है ना, उसका टेम्परेचर सिर्फ राइज हो जाता है। हाँ, अभी एक्सेस हीटिंग करेंगे तो एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। जब एक्सेस हीटिंग करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें बर्न भी हो जाए, है ना। देन है एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड हो जाती है चीज़। जैसे कि आपने लोहार को कभी देखा होगा, लोहार के पास आप गए होंगे तो लोहे को वो आग में डाल करके गर्म करता है, गर्म करने से क्या होता है, वो लोहा एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है ना। रेलवे जो ट्रैक है वो भी दिन भर धूप में रहता है, और फिर उसके ऊपर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती हैं। ट्रेन के दौड़ने से भी हीटिंग क्रिएट होती है और सनलाइट से भी, धूप से भी हीटिंग क्रिएट होती है, वो हीटअप होकर के वो भी एक्सपैंड होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म करने पर फैलती हैं, एक्सपैंड होती है ना। तो ये सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं हीटिंग की वजह से। देन चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स, प्रेशर यानी कि दबाव, फोर्स यानी कि बल लगाने से भी चेंजेस होते हैं, और बेसिकली जो चेंज होता है वो चेंज इन शेप होता है। जैसे आप एक इलास्टिक ले ले, इलास्टिक को पकड़ करके ऐसा आप खींचे तो क्या हो जाएगा, आप प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस प्रेशर फोर्स की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। स्प्रिंग को आप पकड़ कर कैसे प्रेस करें, दबाएं उसको, यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या होता है, उससे स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाता है। रबर है, रबर को आप पकड़ करके खींचें, उसका शेप चेंज हो जाता है आपके प्रेशर या फोर्स लगाने की वजह से। कोई मेटालिक बर्तन है, अगर आप उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं
यानी कि आप फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, प्रेशर लगाते हैं, वो डी शेप हो जाता है। पहले जैसा उसका शेप था वैसा अब नहीं रहता है। तो चीज़ें जो है प्रेशर लगाने से, फिर फोर्स लगाने से अपना शेप चेंज कर देती हैं। देयर आर चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, चीज़ों को डिसॉल्व होने से यानी कि घुलने से भी चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी के दाने देखोगे, क्रिस्टल ऑफ शुगर, लेकिन जब उसको पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए स्टीर करते हैं, इसे हिलाते मिलाते हैं, क्या होता है, उसके बाद शुगर के क्रिस्टल्स आपको दिखने बंद हो जाते हैं। वो सारे के सारे क्रिस्टल्स क्या हो गए, वो माइन्यूट पार्टिकल्स है, वेरी फाइन पार्टिकल्स में, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं जिन्हें हम अपने रंगी आंखों से देख नहीं सकते। और फिर वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है, वहाँ जाकर के वो बैठ जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से यूँ कहें कि पानी में चीनी घुल गया, अब आपको चीनी का दाना दिखता नहीं। तो ये भी एक चेंज हुआ जो कि डिजॉल्विंग की वजह से होता है। लगभग सभी सॉल्ट्स भी डिजल्व होकर के ऐसा ही शो करते हैं। तो ये हो गया इनकी वजह से। हालांकि ब्रेक कॉम्बिनेशन की वजह से भी चेंजेस होते हैं। कॉम्बिनेशन का आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, अदरक लेते हैं, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, तेजपत्ता लेते हैं और फिर चाय पत्ती लेते हैं। इन सभी को कंबाइन करके एक चीज़ बना देते हैं, आपके लिए टी हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। वहां भी चीजें बदल गई, अब पहले जैसे उसमें कुछ भी नहीं रही, सभी का कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उसमें। किसी का कलर चेंज हुआ है, किसी का टेस्ट चेंज हुआ, किसी का ऑर्डर चेंज हुआ, किसी का कुछ हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। देन ब्रेकिंग, टूटने की वजह से, लकड़ी है इतनी लंबी थी, आपने बीच में से तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वन शेप चेंज, साइज चेंज। तो उसकी वजह से भी डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने की वजह से। अब खाने पीने का सामान है, पहले कुछ और होता है, सड़ने गलने के बाद कुछ और हो जाता है। आप पुआल रखते होंगे, है ना, सड़ने के बाद वो कैसा हो जाता है। कोई भी चीज़ सड़ने गलने के बाद वो चेंज हो जाती है, पहले जैसे नहीं रहते। और भी जो कॉजेज हैं उनकी वजह से भी चेंजेस होते हैं। अब है कि वाटर काइंड्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम 3 तरीके से चेंजेस के काइंड्स देख सकते हैं। अगर फर्स्ट वे में हम देखते हैं, यानी कि पहले तरीके से देखते हैं, तो चेंजेस हो गए 2 तरह के, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं कि जो कॉज, देख रहे हैं ना, यही सारे कॉजेज हैं चेंज को लाने के लिए, है ना। जब हम कॉज को लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, कॉज हटाते हैं ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने पहले जैसा हो गया, यानी कि ओरिजिनल अपने स्टेट में आ गया, वो पहले जैसा था वैसा वो हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमने आइस लिया, आइस पे हीट अप्लाई किया, उसको हीट अप किया, हीट लगाने की वजह से आइस मेल्ट हो गया और वो लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आया। यहाँ पर आइस का स्टेट चेंज हुआ। अब हमने उल्टा किया, पहले उसको हीट सप्लाई किया था, अब उसमें से हीट को निकाल बाहर कर रहे हैं, यानी कि ठेठ भाषा में बात करें तो कूलिंग कर रहे हैं। अब वाटर को जब हम कूल करेंगे तो एक बार फिर से वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होकर के सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो आइस से जो वाटर बना, फिर उस वाटर से आइस बन गया, ये है रिवर्सिबल चेंज। वैसे ही वाटर को हीट अप करने से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, कि हीट हटा लेते हैं, जो हीट पहले लगाया था वो हम हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं उसमें से, जो सप्लाई की तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ठेठ भाषा में बात करें, उसको जब हम कूल करते हैं तो वाटर वेपर फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड वाटर में आ जाता है, ऐसा है। फिर उस लिक्विड वाटर को गर्म करें, फिर से वाटर वेपर में चला जाएगा, फिर से आइस को हीट अप करेंगे, फिर से मेल्ट होकर के लिक्विड वाटर में आ जाएगा। यानी कि ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, आइस टू वाटर,
वाटर टू आइस रिवर्सिबल चेंज हो गया, वाटर टू वाटर वेपर टू वाटर रिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना। इसी तरह और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। अभी एग्जांपल आपको स्प्रिंग का दिया था, आप एक स्प्रिंग हाथ में पकड़ोगे, उसको ऐसे कंप्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, उसका शेप चेंज हो गया, आप हाथ हटाते हो फिर अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एक आप रबर बैंड लेते हैं, उसको एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड हो जाता है जी, फोर्स लगाने से प्रेशर, आप जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एक बैलून है, आप उसको इन्फ्लेट करते हैं फूंक मार मार के, वो इन्फ्लेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर जैसे आपने एयर प्रेशर डाल दिया, हवा का जैसे प्रेशर आपने डाला अंदर तो वो इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। जैसे ही उसको लिख दे दें आप, सारा एयर प्रेशर निकल जाएगा, वो बैलून अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये हैं रिवर्सिबल चेंजेस। देन होते इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस कभी भी दोबारा नहीं मिलता, ओरिजिनल सब्सटेंस कभी भी दोबारा नहीं मिलता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, अगर वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि दूध दही में बदल गया, आप कुछ भी कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कोई भी उपाय लगा ले, वो कर्ड अब वापस मिल्क में नहीं कन्वर्ट होने वाला है, नहीं बदलने वाला है। ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। आपने दूध, चावल, चीनी मिला करके खीर तैयार कर ली, अब आप कोई भी उपाय लगा लें, उसमें से दूध को, चीनी को और चावल को फिर पहले जैसे स्टेट में अलग अलग आप नहीं कर सकते। ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। आपने कागज को जला दिया, वो धुआं और राख में बदल गया, स्मोक और ऐश में। अब कभी भी आप कुछ भी कर लें, वो धुआं और वो राख मिल करके, वो स्मोक और ऐश मिल करके फिर से पेपर नहीं बन सकते। ऐसे जो चेंज है, यानी कि आफ्टर चेंज जो चीज मिला वो फिर से अपने ओरिजिनल सब्सटेंसेस में, ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, जो फॉर्म में नहीं आ सकता, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। तो शॉर्ट में हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस आर चेंजेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ द कॉज। यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं कॉज को हटाने के बाद, यानी कि जिस कॉज की वजह से चेंज हुआ था उस कॉज को हटाने के बाद अगर वो रिवर्स हो जाए तो वो चेंज रिवर्सिबल चेंजेस हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस आर चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द कॉज। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो यहाँ तक कि कॉज हटाने के बाद भी, यानी कि जिस कॉज की वजह से चेंज हुआ था उस कॉज को हटाने के बाद भी वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, पहले वाले स्टेट में नहीं जा सकता। ऐसे चेंजेस को हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। यानी कि जो रिवर्सिबल चेंज है वो टेम्पोररी चेंज है, कुछ समय के लिए वो चेंज हुआ है ना। और जो इरिवर्सिबल चेंज है वो परमानेंट चेंज है, वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं सेकंड वे में, तो चेंजेस हो गए दो तरह के, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिस चेंजेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ऐसे वाले चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम कागज को चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डालें, उसके हर टुकड़ा क्या है, कागज ही तो है। जब बड़ा था तो कागज ही था, छोटे छोटे टुकड़े काट फाड़ डाले आपने, हर छोटा टुकड़ा कितना भी बारीक से जो छोटा टुकड़ा है वो कागज ही तो है। कहाँ सब्सटेंस बना, वही का वही रहा। आपने लकड़ी लिया, आप लकड़ी के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े काट डाले, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ डाले या काट डाले, उसका हर एक छोटा टुकड़ा आफ्टर ऑल क्या है,
लकड़ी ही तो है ना, वो कुछ और तो नहीं हो गया। यहाँ तक कि जब आप उस लकड़ी को चीरते हैं आरी से, तो नीचे भूसा जैसा चीज गिरता है। वो जो भूसा पाउडर टाइप का जो चीज गिरा, उसका भी जो एक छोटा सा कण है, वो भी आफ्टर ऑल लकड़ी ही है, वो कुछ और नहीं है। चेंजेस तो हो रहे हैं। उधर कागज फटा, इधर लकड़ी कटा या फटा, लकड़ी चीरी गई, लकड़ी को चीरा, आपने शेप बदला, साइज बदला, सब बदला, चेंज तो हुआ। लेकिन क्या जो पहले सब्सटेंस था वो बदल गया, कोई नया सब्सटेंस बन गया? नहीं। पहले जो कागज था वो अभी भी कागज है, जो पहले लकड़ी थी वो अभी भी लकड़ी है। यानी कि पहले उस कागज का जो गुण था अभी भी वही गुण है, और उस लकड़ी का जो पहले गुण था अभी भी वो गुण वही है। इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, कोई नया चीज नहीं बनता है, जो चीज पहले थी वही की वही रहती है। तो जाहिर सी बात है, जो पहले गुण था वो बाद में भी वही गुण रहता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी वही रहती है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो कितने रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जैसे कि शेप है, साइज है, ये चीजें चेंज हो गई, ये स्टेट है वो चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुई है। ओके, मेरे ख्याल से आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो वहां पर हमको बिल्कुल ही एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। चेंज के पहले जो चीजें थी वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, अपनी पहचान ही खो देती है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज खो देती है, फिजिकल भी खो देती है, केमिकल भी खो देती है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, कुछ भी नहीं रहता पहले जैसा, बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में बदल जाता है। अब देखिए, दूध पहले क्या था, लिक्विड स्टेट में था, कर्ड सेमी सॉलिड स्टेट में, ना तो वो लिक्विड स्टेट में, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में, वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेट आप कह सकते हैं, उस स्टेट में आ गया कर्ड। दही का कलर देखिए और दूध का कलर देखिए, बहुत अंतर है। पहले जो दूध का कलर था, अब वो कलर दही में नहीं रहा। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। दूध एक संपूर्ण आहार होता है, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जो चाहिए। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, सल्फेट्स, मिनरल, वाटर, सब भी चीजें उसके अंदर होती है। इसीलिए मिल्क को कहते हैं मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। और सिर्फ दूध पी करके बच्चे पल जाते हैं, चाहे वो बच्चे इंसान के हो, किसी भी अन्य जानवर के हो, वो दूध पी करके ही पल जाते हैं, उनको पूरा बैलेंस टाइप से मिलता है तभी। लेकिन कर्ड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कर्ड इज नॉट अ कंप्लीट फूड। दही संपूर्ण आहार नहीं 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 है। आपने सुना होगा दूध गर्म होता है ना, और दही ठंडा होता है। दही का सेवन करने से आपको सर्दी खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बट दूध से ऐसा नहीं होता, दूध गर्म होता है। तो आपने देखा कि उसका सब कुछ ही बदल गया, बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस मिल गया। पहले का आइडेंटिटी नहीं रही, पहले की कोई प्रॉपर्टी नहीं बची भी इसके पास, सब कुछ चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि क्वाइट एक न्यू सब्सटेंस हमको मिल गया। तो ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। एक किसी भी चीज का बर्निंग केमिकल चेंज। आप किसी भी चीज को जला रहे हैं, जलने के बाद क्या मिल रहा है, धुआं और राख, स्मोक एंड ऐश। पहले वाली चीज की कोई भी आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं रही। पहले वाली जो चीज थी, जो बर्न हुई थी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं रही। तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, है ना। तो अब आपको मेरे ख्याल से पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी, फिजिकल चेंजेस क्या और केमिकल चेंजेस क्या है। तो फिजिकल चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे,
Physical changes are changes in which no new substances are formed. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस है जिसमें किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. केमिकल चेंजेस आर चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें नए चीजों का निर्माण होता है. और कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस है. तो आप इधर लिखेंगे फिजिकल चेंजेस और इधर लिखेंगे केमिकल चेंजेस, है ना. और फिर कॉलम बना करके दोनों में डिफरेंस लिखेंगे. पहला डिफरेंस तो देखिए, सबसे मेन जो डिफरेंस है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इधर लिखे न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. यहाँ इनिशियल सब्सटेंसेस डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. शुरू में जो चीजें होती है अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करती हैं. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इनिशियल सब्सटेंसेस चेंज देयर आइडेंटिटीज. शुरू में जो सब्सटेंसेस होती है अपने आइडेंटिटी को चेंज कर देती हैं. इनिशियल सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियल सब्सटेंसेस चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इस तरह से. और चौथा पॉइंट में इधर एक एग्जांपल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंजेस है ना ये, टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, है ना. ये ले लिया, मेल्टिंग ऑफ आइस. इधर आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. इस तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. चलिए अब हम जरा इन दोनों के साथ लें. तो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस भी हो सकते हैं. ज्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, बहुत कम ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. चलिए दोनों के एग्जांपल लेते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब वो आइस के फॉर्म में था तब भी वो H2O ही था. जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तब भी वो H2O ही रहेगा. अगर आप उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट देंगे तो वाटर पेपर बना देंगे तब भी वो बेचारा H2O ही रहेगा. कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है, ना उसका आइडेंटिटी चेंज हो रही है, ना उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है. सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है. पहले वो सॉलिड में था, अब लिक्विड होगा, फिर गैस हो जाएगा, या फिर गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो जाएगा, गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. स्टेट जरूर चेंज हो रहे हैं हम, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो वह एक फिजिकल चेंज है. बट वो रिवर्सिबल भी हो गया ना. अगर आइस मेल्ट होकर के वाटर हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो वाटर फिर से फ्रीज होकर के फिर से सॉलिडिफाई होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यानी कि ये चेंजेस क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया. फिजिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल. अब देखते हैं फिजिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल है. फॉर एग्जांपल, आपने बॉइल्ड राइस बनाया, भात, चावल को आपने भात में बदल दिया, ठीक है. चावल जब भात में बदला तो क्या हो गया, उसमें जो चेंजेस आए वो फिजिकल ही चेंजेस है, क्योंकि बेशक वो एक परमानेंट चेंज हुआ. अब वापस भात को आप चावल में नहीं बदल सकते, बॉइल्ड राइस को आप पहले जैसे राइस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो डाउट, है ना. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गया, उसके बावजूद भी वो फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं खोई है. राइस में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट था, तो भात में भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है.
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। इसलिए जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, नॉट की केमिकल चेंज। बट ये साथ साथ इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि हम बॉइल्ड राइस के भात को फिर से राइस में, चावल में नहीं बदल सकते। इसी तरह सब्जियों का जो पकना है, आपने आलू उबाल लिया, वो पहले भी आलू था, सब्जी बनने के बाद भी वो आलू ही है। पहले जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, सब्जी बनने से पहले, सब्जी बनने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, इसलिए फिजिकल चेंज है, बट वो इरिवर्सिबल है। पकने से पहले जैसा आलू था, आप सब्जी को फिर उसी तरह के आलू में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये हो गया फिजिकल चेंजेस जो कि इरिवर्सिबल है। देन केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल ही होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर उस अपवाद में भी कई तरह के केमिकल प्रोसेसेस से गुजरना होगा, कई तरह के केमिकल प्रोसेसेस से गुजरना होगा, तब वो रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इन जनरल स्पीकिंग हम कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, वो कभी भी रिवर्स नहीं होते। नेक्स्ट, अगर हम लोग थर्ड वे से बात करें तो चेंजेस फिर से दो तरह के हो गए, कंट्रोल्ड चेंजेस एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस। कंट्रोल्ड चेंजेस वो होते हैं जिन चेंजेस को हम और आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इवापोरेशन ऑफ वाटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर जो है ना, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ फूड को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सारे चेंजेस हैं वो कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल है, यानी हम और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए कंट्रोल्ड चेंजेस। देन अनकंट्रोल्ड चेंजेस जिसको कि हम और आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट, रात दिन का रात में, रात का दिन में बदलना, इसको हम और आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इस चेंजेस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ना इसके रेट को हम लोग घटा सकते हैं, ना रेट को बढ़ा सकते हैं, और ना ही कुछ भी तरह का कोई भी चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। हम सीजन्स के चेंज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। चेंज ऑफ सीजन्स ये हमारे और आपके लिए अनकंट्रोल्ड है। रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, धरती जो अपने दूरी पर, अपने एक्सिस पर नाचते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। रिवोल्यूशनरी मोशन ऑफ द अर्थ, धरती जो सूर्य के साथ चक्कर लगाते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, हम और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जा रहे हैं सोने, भाई डाइजेशन तो स्टॉप हो जा, फिर जगूंगा ना तब तुम स्टार्ट हो जाना। अरे हम सोए या जगे, उठे बैठे, खेले कूदे, खाए पिए, नाचे गाएं बजाएं, कुछ भी करें, ये नॉन स्टॉप अपने आप चलता रहेगा, हमारा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो नॉन स्टॉप चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। जिस वक्त अगर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, हमारी और आपकी जिंदगी स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सब के सब चेंजेस क्या है, अनकंट्रोल्ड है, हम और आप उसको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस हिसाब से चेंजेस दो तरह के हो गए, कंट्रोल चेंजेस एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस। जो कंट्रोल चेंजेस हैं वो फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। बर्निंग ऑफ कैंडल अभी हम लोग समझेंगे एक बार फिर से कि वो कैसे दोनों तरह का चेंजेस है ना। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंजेस है, टोटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंट्रोल्ड चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जो अनकंट्रोल्ड चेंजेस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, वो चेंजेस जनरली केमिकल चेंजेस ही हैं जनरली, बट वो
कुछ खास केसेस में फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट रहेंगे अनकंट्रोल्ड ही। अभी बात आ गई थी ध्यान में कैंडल वाली की, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या है? तो बर्निंग ऑफ जो कैंडल है, मोमबत्ती आपने देखी होगी, कैंडल को हिंदी में मोमबत्ती कहते हैं, मोम है और इसके अंदर से एक धागा सा निकला हुआ रहता है ना, आप इसी धागे में माचिस जला करके आग लगाते हैं और फिर ये जलना शुरू होता है। ये जो मोम है यानी कि जो वैक्स है ना, इस मोमबत्ती के जलने की वजह से जो पूरा का पूरा मोम है, वैक्स है, ये प्लग पे गल करके नीचे गिरता है, मेटल पर या नीचे गिरने के बाद वो फिर से जम करके फिर से वही वैक्स हो जाता है ना। तो ये तो हो गया भाई फिजिकल चेंज, पहले भी वो वैक्स था, अभी भी वैक्स है, पहले भी सॉलिड स्टेट में था, अभी भी सॉलिड स्टेट में है। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, बट यहाँ पे जो धागा सा लगा हुआ आता है, यहाँ से धीरे धीरे जल रहा है और यहाँ से धुआं निकल रहा है, स्मोक। ये धागा आपको पूरी मोम बदलने के बाद, मोम तो ये जले हुए वैक्स को जमा हुआ नहीं दिखता है ना, बट वो धागा दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो वो जो बर्निंग हो गई वो हो गई केमिकल चेंज। यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया फिजिकल चेंज और बर्निंग हो गया केमिकल चेंज। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों तरह के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, दोनों तरह के चेंजेस वहां पर देखने के लिए हमको मिलते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर द एंड होता है। अभी आपकी जिम्मेदारी इस चैप्टर को थोरोली वर्ड टू वर्ड कॉमा बाय कॉमा पढ़ना, समझना, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना, उसको याद करना और हमारे टीचिंग वीडियोस की मदद से बहुत कुछ सीखना। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।